स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके लिए हो या ना हो, मेरे लिए तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई वैसे पूछे कि HTML में हम किस टाइप के वेब पेजेस बना सकते हैं, तो हमारा जवाब सिंपली यही होता है कि HTML में हम स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। ऐसा ही हम कहते हैं कि HTML में हम स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं, जबकि डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए हमें दूसरी लैंग्वेजेस की हेल्प लेनी पड़ती है। हमें जावा की हेल्प लेनी पड़ सकती है, PHP की हेल्प लेनी पड़ सकती है, पाइथन की हेल्प लेनी पड़ सकती है, ASP की हेल्प लेनी पड़ सकती है। हम ऐसा बोलते हैं, जबकि हम कहते हैं कि HTML में तो सिर्फ स्टैटिक पेजेस बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HTML में भी एक ऐसी फीचर है जिसमें हम डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक बार क्लियर कर दूं कि स्टैटिक वेब पेज में और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं जिसमें कोई यूज़र इंटरेक्शन नहीं होती, बस यूज़र रीड कर सकता है। ठीक है, यूज़र सिर्फ रीड कर सकता है या सफरिंग कर सकता है ऊपर नीचे जाके, लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन डायनामिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जिसमें यूज़र इंटरेक्शन कर सकता है। यूज़र अपना डाटा को डाल सकता है और उसके बदले में रिस्पॉन्सेज भी ले सकता है। तो यूज़र इंटरेक्शंस के लिए भी इसमें HTML में एक ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर भी एक यूज़र इंटरेक्शन के लिए एक चीज़ अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म टैग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता रहेगा, आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं आपके लिए और भी बड़े बड़े वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके लिए ज़्यादा नॉलेजेबल और स्किलफुल होंगे। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये टॉपिक मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बना रहा कि जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए, बल्कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC के हों, HSSC के हों, बैंकिंग सेक्टर के हों, उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है HTML फॉर्म। तो पहला क्या है, द फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट ए फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म HTML के फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए कंटेनर टैग फॉर अदर फॉर्म एलिमेंट्स। जो दूसरे फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए कंटेनर टैग का काम करेगा। दूसरे फॉर्म एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और हर एक कंट्रोल एक यूज़र इंटरेक्शन का यूज़ होता है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें यूज़र अपने डाटा एंटर कर सकता है, अपना नाम, फादर नेम एक्सेट्रा एंटर कर सकता है। टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें वो एड्रेस एंटर कर सकता है। रेडियो बटन होता है जिसमें वो किसी और एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। चेक बॉक्सेस होते हैं जिसमें वो मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो हमारे फॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। हमने बहुत सारे फॉर्म्स भरे भी होंगे। आप किसी गवर्नमेंट टेस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो वो फॉर्म बना कैसे कैसे है, तो HTML में फॉर्म कैसे बना है वो हम आज इस टॉपिक में देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ इनपुट टैग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और बहुत सारा यूज़ है इसका। द इनपुट टैग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग यूज विद फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में यूज़ होता है और इनपुट टैग, और बहुत सारे इसके यूज़ हैं। इनपुट टैग का यूज़ करके हम टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, रेडियो बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, हिडन बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, इवन फाइल अपलोडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, सबमिट बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, रीसेट बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनपुट बटन का यूज़ करके कर सकते हैं, इनपुट टैग का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इनपुट टैग के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे टेक्स्ट लिखूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, चेक बॉक्स लिखूंगा तो चेक बॉक्स बन जाएगा, रेडियो लिखूंगा तो रेडियो बटन बन जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा ये सारा कुछ। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने ये स्टूडेंट्स नोटपैड में लिख रखा है। मैंने आपको बताया था एज यूजुअल हम HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। मैं तो नोटपैड यूज़ करता हूँ क्योंकि विंडोज़ में मुझे नोटपैड दिया है और नोटपैड मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है, मैं सारा कुछ अपना काम नोटपैड में ही करता हूँ इस टाइप का। तो मैंने नोटपैड में लिखा है ये स्टूडेंट्स।
ये देखो, और इस फाइल को मैंने सेव भी क्या किया है, FRMREG। मैंने इस फाइल का नाम क्या रखा है, FRMREG। स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है कि मैंने इस फाइल का पूरा नाम क्या रखा होगा? जी हाँ, शाबाश, वेरी गुड। FRMREG.htm या .html लिखा होगा, ठीक है, वो तो हमें रखना ही पड़ेगा। या तो मैं .html रखूँगा या .html रखूँगा। तो स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले HTML टैग से मैं स्टार्ट करूँगा, जो कि किसी भी HTML प्रोग्राम का रूट एलिमेंट होता है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और HTML टैग के अंडर हमारे पास जो टैग आता है वो आता है हेड टैग। हेड टैग आपका हेडर सेक्शंस के लिए होता है। इसमें आपके जनरली जो पेज के टाइटल्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, वो इसी में लिखे जाते हैं। तो हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल टैग को लिखा है, और टाइटल टैग मैंने क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टूडेंट्स कब आएगा, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, HTML प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, तो जो मेरा वेब पेज आएगा, वेब पेज का जो टाइटल होगा उसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बॉडी टैग, जो कि एक्चुअल में मेरे डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है, तो बॉडी टैग आएगा। फिर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे फॉर्म लेना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ किया। फॉर्म नेम इज इक्वल टू, मैंने फॉर्म का नाम भी रखा है FRMREG। तो एक बात स्टूडेंट्स आपको सभी बता देता हूँ, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना यहाँ पे, ये ऑप्शनल होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे नेम है, एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, आप चाहो तो नाम दे दो, चाहे तो नहीं दो। लेकिन इसका फ़ायदा तब होता है जब मान लो मेरे एक ही पेज पे 2-3 फॉर्म है। मान लो एक ही पेज पे एक ही वेब पेज है, लेकिन उस वेब पेज पे 2-3 फॉर्म है, या 2 से ज़्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं। तो हर एक फॉर्म के लिए मुझे अलग से नाम डिफाइन करना वहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि 3 फॉर्म है तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है ना, हमें अलग अलग करना है, तब नाम जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम नहीं भी लिखते तो चल जाएगा काम। फिर इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने 2 एट्रीब्यूट और लिए हैं। एक तो लिया मैंने एक्शन, और एक लिया मैंने मेथड। स्टूडेंट्स, अगर आप नोट डाउन कर सकते हो तो साथ साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी अपने पास रखिए। तो स्टूडेंट्स, मेथड इज इक्वल टू, मैंने पोस्ट रखा है। तो स्टूडेंट्स, आपसे मैं आपको मैं कहना चाहूँगा कि 2 टाइप के मेथड्स होते हैं। अगर हम फॉर्म टैग का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम 2 टाइप के मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट एंड पोस्ट। तो स्टूडेंट्स, गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट मेथड ही होता है, लेकिन पोस्ट हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या होता है कि गेट मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन हम फॉर्म पे फिलअप करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी मतलब जो आपका एड्रेस बार होता है ना ब्राउज़र का, उस पर शो कर देता है। आप यहाँ पे मेथड में गेट यूज़ करके देखना कि जो आपका एड्रेस बार होता है, उस एड्रेस बार पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को शो कर देगा। और कई बार होता है कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना होता है, हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो एड्रेस बार पे दिखाए, तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। गेट मेथड का यूज़ करोगे तो एड्रेस बार में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो भी आप फॉर्म पे फिलअप करोगे। लेकिन अगर पोस्ट मेथड का यूज़ करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके एड्रेस बार पे शो नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स लिखा है एक्शन। अगला जो एट्रीब्यूट है एक्शन। एक्शन में मैंने एक फाइल का नाम दिया है, मैंने सेम फाइल का नाम ही दे दिया यहाँ पे। जैसे मेरी फाइल थी FRMREG.html, मैंने सेम फाइल का ही नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, वैसे आप यहाँ पे एक डिफरेंस फाइल का नाम भी दे सकते हो। क्या होगा कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, तो सबमिट करने के बाद मेरा जो भी डाटा मैंने फिलअप किया होगा इस पेज पे, वो सारा डाटा मेरा उस पर्टिकुलर फाइल पे चला जाएगा। जो एक्शन में मैं फाइल लिखूँगा, फाइल का नाम दूंगा, उस पर्टिकुलर फाइल में वो सारा डाटा मेरा चला जाएगा। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो आप एक जीमेल में अकाउंट बना रहे हो, आपके पास एक फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करते हो। फिलअप करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपका जो सारा डाटा है वो कहाँ पे जाता है? सर्वर पे जाता है, जीमेल के सर्वर पे जाएगा। जीमेल के सर्वर में भी कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा है, वो दिन भर मतलब लाखों उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है पेज बनाने के लिए और सभी को वो हैंडल कर रहे हैं, या कोई टीम हैंडल कर रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे भी क्या है, सर्वर साइड में कोई ऐसा पेज है, ऐसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई स्क्रिप्टिंग है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जो काम कर रही है। वो दिन भर आपके डाटा को चेक करती है, अगर डाटा वैलिड है तो वो डाटाबेस में स्टोर करती रहती है, अगर नहीं है तो आपके पास एरर मैसेज आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम उस फाइल का एक्शन में हम उस फाइल का नाम देंगे
जहाँ पे मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन को मुझे सबमिट करना है, और वो इन्फॉर्मेशन मेरी कहाँ पे जाएगी, उस सर्वर साइड वाले पेज पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई मेरा सर्वर साइड का पेज था नहीं, मुझे जस्ट आपको एक डेमोस्ट्रेशन देना था, तो मैंने सेम फाइल का ही नाम दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट H1 हेडिंग लेवल के लिए होता है। हेडिंग लेवल 1 मैंने बताया था स्टूडेंट्स, H1 से लेके H6 तक हम हेडिंग लेवल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट हेडिंग लेवल का यूज़ किया है, और उसमें मैंने शो किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ देखना, यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक यूज़ नहीं किया। H1 के बाद मैंने BR टैग का यूज़ नहीं किया। क्यों? मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं और कुछ इन लाइन टैग्स होते हैं। तो H1 इज ए ब्लॉक लेवल टैग, ये अपना पूरा स्पेस लेगा, तो बाकी के लिए जगह ही नहीं छोड़ेगा, बाकी को नई लाइन पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि H1 इज ए ब्लॉक लेवल टैग है, ये एक ब्लॉक लेवल टैग है, इन लाइन टैग नहीं है। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स यूज़ किया लेबल टैग। लेबल टैग से हम लेबल्स दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम लेबल टैग का यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ दिखाई देगी, लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि हमें लेबल टैग का यूज़ करना चाहिए, तो मैंने लेबल टैग का यूज़ किया यहाँ पे। लेबल टैग में मैंने दिखाया एंटर योर नेम, क्लोज कर दिया। अब एंटर योर नेम जब लेबल आए तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें यूज़र नाम एंटर कर सकता है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने क्या लिया है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। मैंने बताया था कि इनपुट टैग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, बहुत सारे काम करता है, ये टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर देगा, इसने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम भी दिया है txt नेम, नाम आप दे सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम नाम दे दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है नेम इज इक्वल टू txt नेम, और उसके बाद साइज भी दिया मैंने, साइज इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स अगर मैंने साइज 15 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 से ज़्यादा करेक्टर्स वो लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज है ना वो इतना रहेगा कि उसमें 15 कैरेक्टर ही डिस्प्ले हो सकते हैं। उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स आएंगे तो हमें लेफ़्ट राइट जाना पड़ेगा, अपने इंसर्शन पॉइंट को रख के हमें जो कीबोर्ड में एरो कीज होती है ना उनका यूज़ करके हमें लेफ़्ट राइट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अगर साइज 15 रखा है तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज 15 रहेगा, मतलब 15 कैरेक्टर्स आपके विजिबल रहेंगे। कैरेक्टर्स तो और भी ज़्यादा लिखे जा सकते हैं, लेकिन विजिबल एक टाइम पे 15 ही रहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने लाइन ब्रेक लगाया है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है। नेक्स्ट लाइन पे दूसरे फील्ड की एंट्री करूँगा, तो वहाँ पे मैंने दूसरा लेबल डाला है जिसमें मैंने लिखा है एंटर योर फादर नेम। लेबल टैग को क्लोज कर दिया। अब फादर नेम एंटर करने के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैंने लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम रख दिया मैंने इसका txt नेम, साइज इज इक्वल टू 15, इसका साइज भी मैंने 15 ही रखा है। मैं फिर बार रिपीट कर देता हूँ, 15 साइज है टेक्स्ट बॉक्स का, 15 कैरेक्टर्स विजिबल रहेंगे एक टाइम पे, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम 15 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं ले सकते। फिर BR लाइन ब्रेक के लिए। उसके बाद मैंने एड्रेस के लिए लेबल डाला है स्टूडेंट्स, लेबल एड्रेस को शो करेगा। और उसके बाद एड्रेस के लिए मुझे आपको चाहिए एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम 2-3 लाइनें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस में तो ऐसे ही होता है ना कि हमें 2-3 लाइनें एंटर करनी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह मैंने लिया है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया स्टूडेंट्स एक कंट्रोल होता है जिसके 2 एट्रीब्यूट होते हैं रोज एंड कॉल्स। रोज तो रोज के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, और कॉल्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो मैंने 5 रोज लिखा है, तो इसका मतलब 5 लाइन्स, 5 रोज का मतलब 5 लाइन्स में 5 लाइन्स वो विजिबल रहेंगी, और कॉलम्स मतलब 15, वहाँ पे करेक्टर्स एक टाइम पे विजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये एक कंटेनर टैग है स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने ऊपर इनपुट टाइप पढ़ा वो सारे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा था, वो सारे मेरे एम्प्टी टैग थे, लेकिन टेक्स्ट एरिया एक कंटेनर टैग है, इसको मैंने क्लोज किया है। और अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ तो वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में ही शो करेगा। तो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और टेक्स्ट एरिया को मैंने एज इट इज़ क्लोज कर दिया, तो इसके अंदर वो कुछ भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट लाइन ब्रेक लगा दिया नेक्स्ट फील्ड पर जाने के लिए। अब स्टूडेंट मुझे लेबल डालना है कि जेंडर दिखाने के लिए, कि मुझे वहाँ पे ऑप्शन लेना है यूज़र से कि यूज़र सेलेक्ट करे कि वो मेल है या फीमेल है। तो मैंने लेबल लिखा है जेंडर कोलन, लेबल टैग को क्लोज कर दिया। अब आगे मुझे क्या चाहिए, रेडियो बटन चाहिए। सर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि रेडियो बटन और ऑप्शन बटन में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेडियो बटन्स और ऑप्शन बटन सेम होते हैं।
रेडियो बटन्स और ऑप्शन बटन सेम होते हैं, और ये दिखने में कैसे होते हैं, ये सर्कल की तरह दिखते हैं। दिखने में कैसे होते हैं, सर्कल की तरह दिखते हैं। और जब हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उस सर्कल के अंदर डॉट आ जाता है। मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है मेरे पास, और जब मैं किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो जो उसका ऑप्शन वाला सर्कल है उसके अंदर एक डॉट आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। वो डॉट ये बताता है कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। और अब स्टूडेंट्स कई बार कन्फ्यूजन यही रहता है कि जो हमारे ऑप्शन बटन होते हैं या रेडियो बटन होते हैं, क्या इसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स नो, हम रेडियो बटन्स या ऑप्शन बटन्स में से सिर्फ एक ही चॉइस ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जेंडर है तो मुझे मेल या फीमेल से एक ही चॉइस लेनी है, हम दोनों चॉइस नहीं ले सकते, तो यहाँ पे रेडियो बटन ही लेंगे हम। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम दे दिया मैंने इसका RD जेंडर, वैल्यू मैंने दे दी इसकी M। वैल्यू जरूरी है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रामिंग में जाते हैं, इसके आगे स्क्रिप्टिंग में जाते हैं, और आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उसे कैसे पता चलेगा? उसे तो इसी तरीके से पता चलेगा ना कि अगर आपने पहले वाले ऑप्शन बटन को सिलेक्ट किया है तो उसमें वैल्यू जो जाएगी वो M जाएगी, अगर आपने दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो वैल्यू जाएगी F। तो उससे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू इज इक्वल टू M लिखा है, और मैंने एक आगे चेक भी लिखा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि आपका कम से कम कोई ना कोई एक ऑप्शन बटन सिलेक्ट हो, अगर आप पहली बार फॉर्म को रन करते हो तो आपका एक ऑप्शन तो सिलेक्टेड होना ही चाहिए। तो मैंने इसलिए चेक लिख दिया और आगे मेल लिख दिया। तो जो मेल वाला ऑप्शन बटन होगा वो मेरा पहले से ही चेकड होगा। मैं चाहूँ तो फीमेल वाले को चेक कर सकता हूँ, मतलब वो मैं चॉइस ले सकता हूँ दोनों में से एक। अगला स्टूडेंट्स मैंने दूसरा रेडियो बटन लिखा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू RD जेंडर। देखो मैंने नाम सेम रखा है, मेल के लिए भी मैंने नाम सेम रखा है, फीमेल के लिए नाम सेम रखा है। तो ये नेम जो है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों रेडियो बटन से एक ही ग्रुप के हैं। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि आगे भी अगर मैं किसी, मान लो हो सकता है मेरे फॉर्म में इस जेंडर के अलावा कोई और भी फील्ड हो जिसमें ऑप्शन बटन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो नेम से एक ग्रुप डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे RD जेंडर का मतलब है ये दोनों ऑप्शन एक ग्रुप से रिलेटेड है। आगे कोई रेडियो बटन आएंगे तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उनके अलग नाम हो जाएंगे। तो वैल्यू इज इक्वल टू F लिखा है स्टूडेंट्स, फीमेल। ठीक है, तो हम दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेल वाला चेकड होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हिडन के लिए लिया है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे हिडन टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मुझे ये दिखाना था कि हिडन टेक्स्ट बॉक्स कैसा दिखाई देता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम कोई हिडन टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं तो वो हिडन वाला बॉक्स आपकी स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आएगा। आपके जब ब्राउज़र में हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा। जनरली हमें होता क्या है, हमें स्क्रिप्टिंग जब हम करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें हर फॉर्म पे चाहिए, लेकिन वो वैल्यूज़ इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हम यूज़र को भी नहीं दिखा सकते वो। ठीक है, तो वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो हम हिडन फील्ड्स में रख सकते हैं। तो एक हिडन फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्टूडेंट्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम भी मैंने इसका रखा है TXT हाइड, वैल्यू मैंने इसकी रख दी FRM/REG। वैल्यू तो अगर हम कोडिंग करेंगे, मतलब रन टाइम पे आपकी कोई स्क्रिप्टिंग है वो चल रही है, कोई हिडन फील्ड है, उसकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो BR लाइन ब्रेक कर लिए। आगे अगला स्टूडेंट्स मैंने लेबल डाला है पासवर्ड एंटर करवाने के लिए, मैंने लिखा एंटर योर पासवर्ड, और उसके बाद मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। इस पासवर्ड फील्ड का मैंने नाम दे दिया। साइज मैंने 15 रखा है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा 15 साइज का मतलब है कि 15 कैरेक्टर्स ही एक टाइम पे विजिबल होंगे, आपके ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन 15 कैरेक्टर्स ही आपके विजिबल होंगे एक टाइम पे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मैक्स कैर और यूज़ किया है, मैक्स कैर मैंने लिखा है 15, तो इसमें मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी 15 डिफाइन कर दिए हैं, लिमिट रख दिया मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर्स 15। इसका मतलब ये है कि यूज़र 15 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं डाल सकता पासवर्ड फील्ड के लिए। आप चाहो तो मैक्स कैर 8 लिख दो, मैक्स कैर 10 लिख दो, जितना भी आप लिखोगे उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स एंटर नहीं होंगे, वहाँ पे लॉक लग जाएगा। लॉक तो नहीं लगेगा, खैर यूज़र एडिट तो कर पाएगा, एंटर भी कर पाएगा, लेकिन जितनी हम लिमिट रखेंगे उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स एंटर नहीं कर पाएगा। तो BR लाइन ब्रेक के लिए स्टूडेंट्स। आगे मैंने लेबल डाला है सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स, मुझे स्टूडेंट्स को किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसमें स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता है ना,
स्टूडेंट्स चाहे तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वहाँ पे चेक बॉक्सेस चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बटन में तो एक ही सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे तो मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाने हैं यूज़र से। तो मैं रेडियो बटन की जगह यहाँ पे चेक बॉक्सेस का यूज़ करूँगा। तो कैसे करते हैं हम यूज़, इनपुट टाइप इजिकल टू चेक बॉक्स से लिखा मैंने डबल कोट्स में, नेम दे दिया। नेम देखो मैंने सभी का CH के सब ही लिखा है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सारे चेक बॉक्सेस का नाम ही सेम रखा है, CH के सब। लेकिन वैल्यू सबकी अलग अलग है। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता है, आगे देखो मैंने मैथमेटिक्स लिखा है, तो इसका मतलब एक चेक बॉक्स आएगा, उसके आगे मैथमेटिक्स लिखा होगा। ऐसे अगला चेक बॉक्स आएगा, उसके आगे फिजिक्स लिखा होगा, अगला चेक बॉक्स आएगा, उसके आगे केमिस्ट्री लिखा होगा, उससे अगला चेक बॉक्स आएगा, उसके आगे इंग्लिश लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो लेबल डाले हुए हैं मैंने, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इससे तो ये पहचान सकते हैं कि कौन सा चेक बॉक्स को वो सिलेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया फिजिक्स और केमिस्ट्री के चेक बॉक्स को, तो फिजिक्स की वैल्यू 2 और केमिस्ट्री की वैल्यू 3, ये हम कोडिंग में कैसे भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ का 2 और 3। तो अगर स्टूडेंट फिजिक्स को सेलेक्ट कर रहा है तो 2 वैल्यू प्रोग्रामर के पास चली जाएगी, अगर वो केमिस्ट्री को सेलेक्ट कर रहा है तो 3 वैल्यू प्रोग्रामर के, जो भी प्रोग्रामिंग यूज़र ने की होगी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, उसमें वो वैल्यूज चली जाएंगी। तो वैल्यू यहाँ पे अलग अलग होगी, लेकिन नाम सभी के एक हैं। नाम से ही हो गया कि वो सारे एक ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन वैल्यूज अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया है। फिर उसके नीचे स्टूडेंट्स मैंने सबमिट का बटन लिया है, मैंने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और इस बटन का नाम रखना चाहो तो आप नाम रख सकते हैं। मैंने नाम रखा है BTN सबमिट, और वैल्यू मैंने रखी है सेव। ये वैल्यू का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि वो कोई वैल्यू है, ये वैल्यू है एक्चुअल में कैप्शन। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप देखना जो सबमिट वाला बटन है उसके ऊपर सेव लिखा आएगा, सबमिट लिखा नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू मैं नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन का जो कैप्शन होता है वो सबमिट लेता, लेकिन मैंने वैल्यू इज इक्वल टू सेव लिखा है, तो सबमिट कैप्शन की जगह बटन का जो कैप्शन होगा वो सेव होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने आगे लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, नेम लिख दिया, वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट लिख दिया। यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट वो रीसेट ही लिखेगा बटन के ऊपर। ठीक है, तो दो टाइप होते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। एक और होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। तो जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन है वो तो बिल्कुल नॉर्मल बटन है, वो उस पर क्लिक करने पे कोई काम नहीं करता। लेकिन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा सर्वर साइड पे। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगर रीसेट करते हैं तो वो क्या होगा, आपका फॉर्म ही रीसेट हो जाएगा, आपने जो भी वैल्यूज एंटर की होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी और आपको दोबारा से फॉर्म में वैल्यूज को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में स्टूडेंट्स हमने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया और फिर HTML टैग को क्लोज किया। इस तरीके से हम एक HTML का प्रोग्राम लिखते हैं। स्टूडेंट्स आप मेरे इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से नोटपैड में जाइए और ये प्रोग्राम लिखिए और इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। ठीक है, तो ये इस टाइप से आउटपुट आ जाती है स्टूडेंट्स। मैं मोजिला फायरफॉक्स से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करोगे, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ मोजिला फायरफॉक्स के लेफ्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पेज का टाइटल ये था। अच्छा, और नीचे हेडिंग था मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो मैंने हेडिंग लेवल 1 में लिखा था, उसके नीचे मेरा फॉर्म है, मैंने फॉर्म में एंट्रीज कर दी, नाम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, एड्रेस में एड्रेस लिख रखा है मैंने, जेंडर में मैंने फीमेल सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, पासवर्ड मैंने लिख रखा है, मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे सेलेक्ट करने हैं वो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। इसके बाद मेरा काम क्या है, मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूँगा तो सारी वैल्यूज़ मेरी क्लियर हो जाएंगी, मुझे सारी वैल्यूज़ दोबारा ही एंटर करनी पड़ेंगी। लेकिन देखना एक स्टूडेंट और देखना, यहाँ सबमिट लिखे होने के बजाय बटन पे सेव लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू जब सबमिट लिखा था तो मैंने उसकी वैल्यू सेव कर दी थी, वैल्यू पे मैंने सेव लिख दिया था, तो कैप्शन उसका बदल गया। सब अगर मैं वो वैल्यू इज इक्वल टू सेव नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट जो कैप्शन आता है वो सबमिट ही कैप्शन आता। देखिए यहाँ पे कैप्शन आ रहा है सेव बटन पे। तो स्टूडेंट अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये फॉर्म दोबारा सेम फॉर्म पे ही सबमिट हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्म ही दोबारा ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्शन में फॉर्म टैग के अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट था उसमें सेम फॉर्म का ही नाम लिख रखा था। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस की बजाय मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ऊपर तो सेम ही है, HTML टैग स्टार्ट करेंगे, उसके नीचे हेड टैग आएगा, हेड टैग में हमने टाइटल टैग लिखा है, मैंने टाइटल टैग लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेम है स्टूडेंट्स वहाँ तक। तो
फिर मेरा बॉडी टैग आ गया। बॉडी टैग में मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म का नाम मैंने सेम रखा है FREMREG। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट रखा है मैंने, चाहे तो हम गेट भी रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्म के दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड का यूज़ किया। फिर स्टूडेंट एक्शन एट्रीब्यूट है, उसमें मैंने सेम फाइल को ही सबमिट करवाने के लिए एक्शन में सेम फाइल का ही नाम दे दिया। आप चाहो तो आपकी सर्वर साइट वाली जो भी प्रोग्रामिंग फाइल है उसका आप नाम दे सकते हो, जहाँ पे आपका ये फॉर्म की वैल्यू सबमिट होगी। H1 रजिस्ट्रेशन लेवल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाने के लिए जो कि हेडिंग लेवल 1 में शो करेगा। अब स्टूडेंट्स मैंने लेबल डाला है, उसमें लिखा है सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट को अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है और इसमें मैंने जो टैग यूज़ किया है वो स्टूडेंट मैंने टैग किया सिलेक्ट। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सिलेक्ट टैग है, इस सिलेक्ट टैग से हम लिस्ट बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और कॉम्बो बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। स्टूडेंट्स कॉम्बो बॉक्स को हम ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बोल देते हैं, कई बार ड्रॉप डाउन बटन या ड्रॉप डाउन बॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। और लिस्ट बॉक्स खैर हम देखेंगे आगे आउटपुट में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे दिखते हैं, तो इसकी जो आउटपुट आएगी इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल आप देखिए, तो लेबल में मैंने दिखाया सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, मैंने लिखा सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू CMP कवाल। स्टूडेंट्स मैंने जितने भी कंट्रोल लिए हैं मैंने सभी का नाम दिया है। अगर आप नाम नहीं भी दोगे तो आपका प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्क्रिप्टिंग करते हो आप, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लिखते हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखते हो, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए मेरा तो एक असूल है कि सभी का नाम देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट टैग का यूज़ किया, इसका मैंने नाम दिया CMP क्वाल। CMP मैंने कॉम्बो के लिए लिया है। ये नाम जो मैं ले रहा हूँ ये नाम कुछ भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। मेरे दिमाग में एक बात आ गई, कोई स्टूडेंट सोच रहे हो कि ये नाम तो ये रखने पड़ेंगे, ये कोई कीवर्ड है, तो ये कोई कीवर्ड नहीं है स्टूडेंट्स, ये नाम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ XYZ ABC, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने CMP क्वाल लिखा है तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये कॉम्बो बॉक्स है और क्वालिफिकेशन के लिए, बस इसके लिए जस्ट मैंने ये लिखा है। आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हो। फिर मैंने स्टूडेंट्स इसका रखा है साइज इज इक्वल टू 1। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप साइज इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो उससे क्रिएट होता है कॉम्बो बॉक्स। 1 के अलावा साइज आप कुछ और रखते हो, आप 2 रखते हो, 3 रखते हो, 5 रखते हो, तो वो बन जाता है लिस्ट बॉक्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, साइज की बहुत बड़ी यहाँ पे एक जगह है। अगर साइज इज इक्वल टू आप 1 लिखते हो तो आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स क्रिएट होगा, जिसको हम कॉम्बो बॉक्स भी कह सकते हैं। और अगर हम 1 के अलावा 2, 3, 5, 4, 5 कुछ और यूज़ करते हैं 1 के अलावा मोर देन 1, तब वो लिस्ट बॉक्स बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने साइज इक्वल टू 1 लिखा है तो मेरा कॉम्बो बॉक्स बनेगा, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स मैंने अब इसमें ऑप्शन डालने हैं मुझे। पहला ऑप्शन मैंने देखो सिलेक्ट टैग को मैंने नीचे क्लोज भी किया हुआ है, आप एक बार देख लो। सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू CMP क्वाल लिखा, मैंने साइज दे दिया और लास्ट में मैंने सिलेक्ट टैग को क्लोज किया हुआ है। इसके बीच में मेरे ऑप्शन टैग्स हैं, तो पहला मैंने ऑप्शन डाला, ऑप्शन में मैंने लिखा ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 0 और इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया इस ऑप्शन को। कई बार ये होता है ना कि यूज़र कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहता। मान लो कोई स्टूडेंट्स की बात करो या किसी की भी बात करो, मैं कहता हूँ कि कोई बंदा इलिटरेट है, पढ़ा लिखा ही नहीं है या 10वीं से कम है, यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन है उसकी वो ऑप्शन मैच नहीं करते, तो वो ब्लैंक भी तो छोड़ सकता है। तो मैंने ब्लैंक के लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 0 और इसको मैंने ऑप्शन को क्लोज कर दिया। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, ये एक ब्लैंक ऑप्शन रहेगा। मतलब अगर स्टूडेंट ब्लैंक छोड़ देता है तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी 0। अब अगला देखो, मैंने लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 10 और मैंने इसको सिलेक्टेड लिख दिया आगे, सिलेक्टेड मैट्रिक। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉम्बो बॉक्स होगा उसमें मैट्रिक बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड लिखा है ना। तो यूज़र चाहे तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज पहली बार खुलेगा तो मैट्रिक बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा। और ये जो वैल्यू का मतलब है, ये वैल्यू का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता है, मान लो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता है, ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता है, सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करता है, कोई भी करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक वैल्यू वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो मैट्रिक सेलेक्ट करते ही 10 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करता है तो 12 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ग्रेजुएशन करता है तो 15 रिटर्न हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 18 रिटर्न हो जाएगी, डॉक्टोरल करता है तो 20 रिटर्न होगी। मतलब जो भी वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता है एक वैल्यू रिटर्न होगी, जिसको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया स्टूडेंट्स BR लाइन ब्रेक के लिए।
अगला मैंने लेबल डाला है सिलेक्ट योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू सी एम बी इंटरेस्ट। यहाँ पे सॉरी मैंने सी एम बी का यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं एक लिस्ट बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एल एस टी इंटरेस्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि नाम का तो कोई रोल ही नहीं है। नाम में अगर मैं एक्स जेड ए बी सी भी लिख दूँ तो वो भी चलेगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे साइज इक्वल टू 3 लिखा है। इसका मतलब अगर मैं साइज इक्वल टू 1 लिखता तो मुझे कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहता था, लेकिन अगर मैंने साइज इक्वल टू 3 लिखा है तो मैं एक लिस्ट बॉक्स बनाना चाहता हूँ जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 आइटम्स ही डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे 3 का मतलब क्या है कि 3 आइटम्स ही इस लिस्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट विजिबल होंगे, चाहे कितने मर्जी और आइटम हो, चाहे 50 आइटम हो, लेकिन एक टाइम पे 3 विजिबल होंगे। आगे स्टूडेंट्स मैंने मल्टीपल लिखा है। मल्टीपल होता है कि मैं मल्टीपल ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप मल्टीपल नहीं लिखते तब भी चलेगा, आप 3 साइज इक्वल टू 3 लिखने के बाद इसको बंद कर दीजिए, आप मल्टीपल मत लिखिए। तब क्या होगा, मैं उस लिस्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मल्टीपल लिखने से क्या हुआ कि मैं मल्टीपल आइटम्स को लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है कि हम मल्टीपल आइटम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लिस्ट बॉक्स में पहले एक आइटम को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल की प्रेस कीजिए, कीबोर्ड की कंट्रोल की, और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए अपने माउस पॉइंटर से लिस्ट बॉक्स के अंदर किसी दूसरे आइटम को सिलेक्ट कीजिए। फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए ही, होल्ड डाउन करते हुए ही किसी तीसरे आइटम को सिलेक्ट कीजिए ऐसे क्लिक करके। तो इस तरीके से मल्टीपल आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर मल्टीपल वाला ऑप्शन मेरे पास है तो, नहीं तो वो एक ही आइटम को सिलेक्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। मल्टीपल से क्या हो गया, मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट कर सकता है। अगर मल्टीपल नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 आइटम को ही सिलेक्ट करेगा। फिर स्टूडेंट्स मेरे पास ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन की वैल्यू मैंने 0 लिखी है। अगर स्टूडेंट ब्लैंक छोड़ देता है, उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जो मैंने दी हुई है, तो उसको 0 वैल्यू रिटर्न होगी। अगर वो शॉपिंग सेलेक्ट करता है तो 1 वैल्यू रिटर्न होगी। एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करता है तो 2 वैल्यू रिटर्न होगी। गार्डनिंग सेलेक्ट करता है तो 3 होगी। वीडियो गेम सेलेक्ट करता है तो 4 वैल्यू रिटर्न होगी। फैशन सेलेक्ट करता है तो 5 वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब डिपेंड करता है वो कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, वो वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने सिलेक्टर को क्लोज कर दिया, बी आर से लाइन ब्रेक। और फिर सेम स्टूडेंट्स वही है सबमिट और रिसेट वाले बटन। यहाँ पे सबमिट वाला बटन है जिसकी वैल्यू मैंने सेव लिखा हुआ है तो सेव ही दिखाएगा बटन पे। और रिसेट का बटन है जिसमें मैंने रिसेट लिख दिया। अगर मैंने ये भी लिखता तो बाय डिफॉल्ट रिसेट ही लिखा आता। और मैंने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, और लास्ट में मैंने HTML टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स आउटपुट देखिए, मैंने वहाँ पे H1 हेडिंग लेवल लिया हुआ था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा आ रहा है। उसके नीचे मैंने लेबल डाला था सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, वो लेबल आ रहा है। और फिर मैंने एक कॉम्बो बॉक्स लिया था सिलेक्ट टैग का यूज़ करके, और मैंने इसका साइज 1 रखा था। साइज इक्वल टू 1 रखने का मतलब है एक टाइम पे एक ही आइटम विजिबल होगा। यहाँ पे एक ही आइटम विजिबल है मैट्रिक, और ये मैट्रिक ही विजिबल क्यों है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिलेक्टेड लिखा हुआ था। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे था स्टूडेंट सिलेक्ट योर इंटरेस्ट, वहाँ पे लिस्ट बॉक्स है और मैंने वहाँ पे साइज दे रखा था 3। तो 3 आइटम्स यहाँ पे विजिबल है, एक आइटम ब्लैंक है और 2 आइटम्स है शॉपिंग एंटरटेनमेंट। अगर मैं इसे स्क्रॉलिंग करता हूँ तो नीचे मेरे को और आइटम्स भी डिस्प्ले कर देगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 3 आइटम्स ही एक टाइम पे विजिबल रहेंगे। आप कितने भी आइटम्स इसमें एंटर कर सकते हो। और मैंने वहाँ पे मल्टीपल लिखा था, तो स्टूडेंट्स मैं मल्टीपल आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल की प्रेस करते हुए माउस पॉइंटर से। अगर मैं मल्टीपल वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता था ओनली। उसके नीचे मेरे पास स्टूडेंट सबमिट और रिसेट के बटन है, तो सेम है जैसे हमने पीछे किया था। तो स्टूडेंट्स इनको करके देखना है हमने ज़रूर। हमारा HTML ख़त्म होने जा रहा है, आज मैं HTML को ख़त्म करने जा रहा हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई टैग रह गया हो जिसे लगता हो कि वो टैग मैंने नहीं बताया, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो भी, एक्स्ट्रा वीडियो भी बना दूंगा। आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं तो स्टूडेंट्स आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ HTML को। तो स्टूडेंट्स कई बार हमारे पास ये कन्फ्यूजन रहता है कि रिलेटिव URL और एब्सोल्यूट URL का क्या मतलब है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। An absolute URL contains more information than a relative URL does। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो एब्सोल्यूट URL होता है ना, URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम ऊपर वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, मैं लिखता हूँ www.gmail.com, तो अपने आप वहाँ पे http:// फिर www.gmail.com फिर /default. ऐसे कुछ पेजेस आने लग जाते हैं। तो वो जो एड्रेस होता है मेरा एब्सोल्यूट URL होता है।
तो एब्सोल्यूट यूआरएल आपके पेज के बारे में रिलेटिव यूआरएल की बजाय ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, पूरा का पूरा पाथ आपको वहाँ पे शो कर देता है। जबकि रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, रिलेटिव यूआरएल्स आर मोर कन्वीनियंट बिकॉज दे आर शॉर्टर एंड ऑफन मोर पोर्टेबल। अब रिलेटिव यूआरएल दिखने में तो कई बार छोटे होते हैं और ज़्यादा पोर्टेबल भी होते हैं और ज़्यादा कन्वीनियंट भी होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट यूआरएल में हम पूरा पाथ देते हैं, जबकि रिलेटिव यूआरएल में हमें पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम छोटा पाथ भी दे सकते हैं जो रिलेटिव होता है। कहने का मतलब है रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। हाउएवर you can use them only to reference link on the same server as the page that contains them। जनरली अगर मुझे पता है कि जो मेरा पेज है वो सेम सर्वर पे अवेलेबल है, तब वहाँ पे रिलेटिव यूआरएल मेरे लिए बढ़िया है। लेकिन अगर मुझे ये पता नहीं है कि मेरा जो पेज है वो कौन से सर्वर पर है, तब मुझे उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, और वो जो पूरा पाथ होगा उसको हम एब्सोल्यूट यूआरएल वहाँ पे बोलेंगे। अब मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, रिलेटिव यूआरएल का अलग और एब्सोल्यूट यूआरएल का अलग। तो पहला मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ आपको रिलेटिव यूआरएल का। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट मैंने लिखा है बॉडी बैकग्राउंड, मुझे आपके बॉडी टैग में बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना है, तो मैंने लिखा बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने पाथ दे दिया स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे मैंने /mypage/pics/watermark.jpg लिखा है। मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये जो है, ये जो पाथ है माई पेज जो अवेलेबल है, ये फोल्डर माई पेज वाला फोल्डर ये कहाँ पे अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिलेटिव यूआरएल है, वो खुद ही समझ जाएगा कि ये पेज कहाँ पे, ये फोल्डर कहाँ पे है, उस फोल्डर में जाके उस पर्टिकुलर फोल्डर्स में पर्टिकुलर फाइल को वो सिलेक्ट कर लेगा। ये होता है रिलेटिव यूआरएल। अब दूसरा मेरा है एब्सोल्यूट यूआरएल का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ स्टूडेंट्स बॉडी बैकग्राउंड में कि सी ड्राइव के अंदर वेब पेजेस वाला फोल्डर है, फिर उसके अंदर माई पेज का फोल्डर है, फिर उसके अंदर पिक्स का फोल्डर है, फिर उसके अंदर watermark.jpg है। यहाँ पे मैंने पूरा पाथ दिया हुआ है। ये पूरा पाथ मेरा एब्सोल्यूट यूआरएल का एक एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट क्लियर हो गया रिलेटिव यूआरएल में और एब्सोल्यूट यूआरएल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। और मैं इसी के साथ HTML को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आज का मैं दी एंड करने जा रहा हूँ HTML को। आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।